नमस्ते। हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने आहड़ सभ्यता को। जो आहड़ सभ्यता है वह उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। कालीबंगा जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी थी कालीबंगा? कांस्य युगीन सभ्यता थी कालीबंगा। लेकिन जो आहड़ सभ्यता है वह ताम्रयुगीन सभ्यता है। इस सभ्यता के जो अन्य नाम है वो ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसको आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं, आघाट दुर्ग सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता का जो स्थानीय नाम है वो है धुलकोट। इस सभ्यता की खोज 1953 ईस्वी में, इस सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1953 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। ये इस सभ्यता से हमें एक ही भवन में 6 चूल्हों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें मिट्टी का एक बेल प्राप्त हुआ है, वृषभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सर्वाधिक जो उपकरण प्राप्त हुए हैं वो तांबे के प्राप्त हुए हैं। तो हम देखते हैं आज आहड़ सभ्यता के बारे में, इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक आहड़ सभ्यता। मेरे साथ साथ में आप लिखते भी जाइएगा, ठीक है? आहड़ सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी, ताम्रवती, ताम्रवती नगरी, आघाट आघाट दुर्ग, आघाट दुर्ग, ठीक है? देखो इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता की खुदाई में सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। आघाटपुर और आघाट दुर्ग क्यों कहा जाता है? आघाटपुर यानी कि यहाँ के जो भवन थे उन भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। किससे किया गया है? पत्थरों से किया गया है। इस कारण इसको आघाटपुर कहा जाता है और पत्थरों के भवन बनने के कारण इसको आघाट दुर्ग कहा जाता है। अब इस सभ्यता का जो स्थानीय नाम जो है वो है स्थानीय नाम। स्थानीय नाम है धुलकोट। वहां के जो लोग हैं वह इसको धुलकोट के नाम से जानते हैं। स्थानीय नाम, स्थानीय नाम है धुलकोट। धुलकोट, इसको स्थानीय नाम ये है। स्थानीय नाम क्या है? धुलकोट है। उत्खनन या खोज 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास व अक्षय कीर्ति व्यास व 1956 में रत्नचंद्र अग्रवाल, अक्षय कीर्ति इस प्रकार से कह देखिए, अक्षय कीर्ति व्यास व 1956 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल, रत्न
अग्रवाल। किसने किया था इसकी खोज या उत्खनन? 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने व 1956 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल ने। सबसे अधिक उत्खनन करवाया, सबसे अधिक उत्खनन यानी कि सबसे ज्यादा खुदाई किसने करवाई? तो सबसे ज्यादा उत्खनन करने वाले व्यक्ति हैं या उत्खनन करवाया 1961 में एस.डी. सांखलिया। सबसे ज्यादा उत्खनन करवाया 1961 ईस्वी में एस.डी. सांखलिया ने। एस.डी. सांखलिया ने। एस.डी. सांखलिया, एच.डी. का पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल, ठीक है। एच.डी. सांखलिया ने 1961 में इस सभ्यता से 1800 ईस्वी पूर्व से, इस सभ्यता से 1800 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व 1200 ईसा पूर्व, देखो इस सभ्यता से 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता की ताम्रयुगीन 1800 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखो आहट कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। प्राचीन नाम क्या क्या है? तो ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, आघाट दुर्ग। स्थानीय नाम क्या है इसका? तो दुलकोट इसका स्थानीय नाम है। उत्खनन 1953 में, या खोज भी कह सकते हैं, उत्खनन के साथ ना आप खोज भी जोड़ सकते हो। उत्खनन के साथ ना आप खोज भी जोड़ सकते हो। 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने व 1956 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्खनन किसने करवाया? तो 1961 में एच.डी. सांखलिया, हसमुख धीरजलाल सांखलिया ने। इस सभ्यता से 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक के ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं पढ़ेंगे कि सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं में लिखिए विशेषता। विशेषता नंबर 1, भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया था। अनाज पीसने की चक्की मिली है यहां से, और क्या मिला है? अनाज
पीसने की चक्की प्राप्त हुई। अनाज पीसने की चक्की प्राप्त हुई तथा कपड़ों में छपाई किए जाने वाले छापे मिले हैं। कपड़ों पर छपाई करने वाले छापे प्राप्त हुए हैं। कपड़ों पर छपाई करने वाले छापे प्राप्त हुए हैं। तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें मिली हैं। तांबे की 6 मुद्राएं, यानी सिक्के व 3 मोहरें। यहां से तांबे की 6 मुद्राएं व 3 मोहरें मिली हैं। इसके बाद में चांदी से अपरिचित है। यहाँ पे लोग चांदी को नहीं जानते थे कि चांदी क्या है, यहाँ से तांबे को जानते थे। चांदी से अपरिचित, चांदी से अपरिचित थे यहाँ के लोग। इसके बाद में शव का सिर उत्तर दिशा में होता था। यहाँ के जो लोग जब मर जाते थे तो उनका जो शव था उसका सिर उत्तर दिशा में था। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में था, यानी कि उत्तर दिशा में सर और दक्षिण में पैर थे। तो शव का सिर उत्तर दिशा में होता था। शव का सिर उत्तर दिशा में होता था। यहां से एक भवन में यहां से एक भवन में मिट्टी के 6 चूल्हे मिले हैं। अब मिट्टी के 6 चूल्हे मिले हैं। इससे क्या तात्पर्य होता है, इससे क्या प्राप्त होता है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त प्रथा, यानी कि संयुक्त परिवार रहता था। कैसा परिवार? संयुक्त परिवार रहता था। इस कारण एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन तांबे के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन और तांबे के आभूषण मिले हैं। आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आहड़ ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़
आहर ग्रामीण सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता कौन सी थी? कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और उसके विपरीत जो आहर है वो कैसी है? ग्रामीण सभ्यता थी। आहर ग्रामीण सभ्यता थी। आहर ग्रामीण सभ्यता थी। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार पितृ सत्तात्मक था। परिवार पितृ सत्तात्मक था तथा संयुक्त परिवार भी रहते थे। यहाँ संयुक्त परिवार के प्रमाण मिले हैं। संयुक्त परिवार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से खुदाई में अनाज रखने के बड़े मृदभांड भी मिले हैं। खुदाई में यहाँ से खुदाई में अनाज रखने खुदाई में अनाज रखने के मृदभांड खुदाई में अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं। जिसे सॉरी अपन कह सकते हैं कोठी, जिसको क्या कहा जाता है? कोठी। जिसे कोट या कोठी, जिसे कोट या कोठी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में इसको कोट या कोठी भी कह सकते हैं। इसके साथ आप इसको गोर भी कह सकते हो। ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है? गोर भी कहा जाता है। अगर आप कोट रहने दो, कोट कहो, कोठी कहो या गोर कहो, बात एक ही है। ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर एक वृषभ यानी कि बैल की तांबे की मूर्ति भी प्राप्त हुई है यहाँ से, जिसे बनासीन कुल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? बनासीन वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। वृषभ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे बनासीन कुल की संज्ञा दी गई है। तो ये जो हमने पढ़ा वो सब क्या था? आहर सभ्यता के बारे में। आहर सभ्यता की विशेषताएं, आहर सभ्यता की खोज, उत्खनन, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ठीक है। आहर सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। आहर सभ्यता की खोज 1953 में की हुई थी तथा आहर सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। आहर सभ्यता को अन्य नाम कौन से हैं? तो ताम्रवती नगरी, आगारपुर स्थानीय नाम क्या है? तो दुलकोट इसका स्थानीय नाम है। और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने देखा। यहाँ के जो भवन थे वो पत्थरों से बने हुए थे। किससे बने हुए थे? पत्थरों से बने हुए थे। यहाँ पर अनाज रखने के लिए जो कोठियां प्राप्त हुई या मृदभांड प्राप्त हुए उसे कोट, कोठी या गोर कहा जाता है। यहाँ पर एक मकान के अंदर 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ का परिवार संयुक्त परिवार था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ। ठीक है। हम कह सकते हैं कि एक आहर सभ्यता थी, वह बहुत ही अच्छी सभ्यता मान सकते हैं। इस सभ्यता में 1800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी सभ्यता को देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषता है और क्या है। ठीक है। हमने कालीबंगा को पढ़ लिया, आहर सभ्यता को पढ़ लिया। अब हम आगे
बढ़ते हैं। आगे है गणेश्वर सभ्यता, सीकर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहां पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। नीम का थाना कातली नदी के तट पर। गणेश्वर सभ्यता स्थान नीम का थाना, कौन सा थाना? नीम का थाना कातली नदी के तट पर। नीम का थाना कातली नदी के तट पर सीकर में। स्थान नीम का थाना कातली नदी के तट पर सीकर में स्थित है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। उत्खनन 1977-78 में आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने उत्खनन 1977-78 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया था। भारत में ताम्रलिप्त सभ्यता की जननी, इसे भारत में ताम्रयुगी सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की, इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र कहा जाता है इसे। भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग करते थे, ईंटों का नहीं। देखो, भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। भवन निर्माण में पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इस सभ्यता की यहाँ तांबे के अलावा पत्थर का यहाँ मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त हुए। मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए। देखो, ये है गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने देखा कि गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में? सीकर जिले में। कहां पर स्थित है? नीम का थाना कातली नदी के तट पर सीकर। उत्खनन 1977 ईस्वी में आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने किया था।
इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है इस कारण। ठीक है, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता का केंद्र गणेश्वर को कहा जाता है। भवन निर्माण में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, अगली सभ्यता है बागोर। कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। बागोर कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के तट पर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी? कोठारी नदी। उत्खनन 1967 में वीरेंद्र नाथ ने, उत्खनन 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र व एल.एस. लेशनी, एल.एस. इसके बाद में यहां से कृषि और पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। यहां से कृषि एवं पशुपालन के कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिले। ठीक है, ये होगी बागोर सभ्यता। सिर्फ इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या है? यही लाइन, ये एक ही लाइन सबसे इंपोर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता। कहाँ है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के तट पर? कोठारी नदी। उत्खनन 1967 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेड, अगली सभ्यता है रेड। कहां पर स्थित है? रेड टॉप में, नवाबों की नगरी टॉप में। ठीक है, यहां से प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध, प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध कौन सी सभ्यता? रेड। यहां पूर्व गुप्तकालीन लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। पूर्व गुप्तकालीन लौह सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी।
विद्यार्थियों, मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़िए। मेरे साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाइए, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। ऐसा ही नहीं ये सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हो, आगामी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के अंदर सभ्यताओं से संबंधित टॉपिक आपके बहुत ही काम में आएगा। सभ्यताओं से संबंधित हर एग्जाम में एक प्रश्न तो आता ही है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।